हेलो बच्चों, मैं अजीत वर्मा आपके सामने और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ साउंड मेजरमेंट। बच्चों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी, जिसमें मैंने बताया था कि मेजरमेंट क्या है और मेजरमेंट का रिसर्च में यूज किया है, तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाए। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी बात करने जा रहा हूँ कि मेजरमेंट कैसे हम अच्छा कर सकते हैं रिसर्च के केस में और कौन कौन से टेस्ट हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप जो मेजर कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है या नहीं। तो देखिए, 3 तरीके के टेस्ट हैं जिसमें हम आज बात करेंगे। सबसे पहले है इसमें टेस्ट ऑफ वैलिडिटी। देखिए, बहुत जगह हम ये टर्म की बात करते हैं वैलिड या वैलिडिटी। वैलिडिटी हमें क्या बताता है? वैलिडिटी रिसर्च के केस में हमें ये बताती है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था रिसर्च का और जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमने इंटरप्रेट किया, जो हमने रिजल्ट हमारे आए हैं, वो कितना मैच कर रहे हैं, वो कितना कोरिलेट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप एक टॉपिक ले लेते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च का फ्रेम कर लेते हैं और आपके जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो एक्चुअली आपके टॉपिक से मेल नहीं खा रहे होते हैं, तो उस रिसर्च को हम वैलिड नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये लेके चले कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर करना है और एंड में आप जब रिजल्ट निकाल के ला रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि इस कंपनी का मार्केट शेयर इतना है, इस प्रोडक्ट के फीचर्स ऐसे हैं, कस्टमर्स इसको इतना लाइक करते हैं, जहां पर आपने सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं करी है, तो ऐसी रिसर्च को वैलिड नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो टॉपिक था उससे रिलेटेड कोई भी बात वहां पर नहीं की, आपने एक्जैक्टली मेजर नहीं किया है। जैसे दूसरा, अगर मैं एग्जाम्पल बात करूं कि अगर हमारा मकसद किसी क्लास में बच्चों का वेट मेजर करना है, ठीक है, कि हम ये जान पाए कि एवरेज बच्चे किस वेट में है, ओबेसिटी का शिकार तो नहीं है, मालन्यूट्रिशन का शिकार तो नहीं है, तो हमारा मकसद तब फुलफिल होगा जब हम एग्जैक्टली सभी का वेट कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो रिसर्च वैलिड समझी जाएगी। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी। तो याद रखिएगा कि वैलिडिटी हमें क्या बताती है? वैलिडिटी हमें बताती है कि जो हमारा पर्पस है, क्या वो एग्जैक्टली फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। सेकेंड जो टेस्ट है इसमें, वो है टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। अब देखिए, दूसरी बात रिलायबिलिटी, यानी कि रिलायबल। अब हम रिलायबल किससे कहेंगे? जो ट्रस्टवर्दी हो। अब ट्रस्ट किस पे बात करेंगे कि जब कोई भी रिसर्च या जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहां समझ लीजिएगा, जिससे हम रिसर्च में हेल्प ले रहे हैं कोई भी चीज मेजर करने के लिए, जैसे क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर को मैं एक इंस्ट्रूमेंट कहता हूं क्योंकि क्वेश्चनर हमें हेल्प करता है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए और हमारे मेजरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट या वो रिसर्च रिलायबल तब समझी जाएगी जब वो रिपीटेडली, बार बार करने पर भी सेम रिजल्ट देगी। अब देखिए, साइंटिफिक फील्ड में तो ये पॉसिबल है कि अगर मैं मान लीजिए इस पेन की स्केल से इसकी जो लेंथ है वो मेजर करूं तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये 6.2 सेंटीमीटर आया और मैं नेक्स्ट टाइम मेजर करूंगा, मैं इसको 10 बार भी मेजर करूंगा, इट विल कम दी सेम, हमेशा एक सी रहेगी। तो ये रिलायबल है, मतलब वो जो स्केल है और जो मैं मेजर कर रहा हूं वो रिलायबल समझा जाएगा क्योंकि एवरी टाइम इट इज गिविंग दी सेम रिजल्ट। तो रिसर्च में आपका जो भी टॉपिक है, आपने मान लीजिए किसी कंपनी का मार्केट शेयर कैलकुलेट किया, आपने किसी कंपनी के कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन निकाला और आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचे कि 45% कस्टमर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। ठीक है। अब कोई दूसरा बंदा अगर उस रिसर्च को रिपीट करता है और वो भी नियर बाई पहुंचता है कि 45 नहीं 48% कस्टमर सेटिस्फाई है, तो भी हम उसको नियर टू परफेक्शन समझेंगे, उसको हम रिलायबल समझेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली वो रिपीट करने पर भी सेम रिजल्ट दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और है जो समझने वाली है और यहाँ पे बच्चे जनरली कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम क्या कहें कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है तो वो वैलिड भी होगा, और दूसरी बात कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगा। ठीक है। क्वेश्चन मेरा समझ में आया? आई रिपीट इट वन मोर टाइम कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है तो वो वैलिड होगा, या अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगा। तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर हर बार रिजल्ट सेम आ रहा है, हर बार एक ही रिजल्ट दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो वो वैलिड है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस फुलफिल होना चाहिए। जैसे आपके घर में अगर दूध वाला पिछले 10 साल से दूध लेकर आ रहा है, ठीक है, बारिश है, गर्मी है, जाड़ा है, उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं करी, तो आप उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, वो दूध वाला दूध देके जा रहा है और वो बहुत ही रिलायबल है। ठीक है, रिलायबल है। ठीक है, दूध देके जा रहा है, हर बार डेली आता है, दूध दे जाता है, तो रिलायबल तो है, लेकिन वैलिड है नहीं। क्या वो एक्जैक्टली दूध ही देके जा रहा है? हो सकता है दूध में पानी भी मिक्स करता हो। तो आप तो पैसे किस चीज के लिए दे रहे हैं? आप तो पैसे उसको दूध के लिए दे रहे हैं या पानी के लिए भी दे रहे हैं? नहीं ना। तो पानी अगर वो मिक्स करके ला रहा है, इसका मतलब आपका पर्पस तो फुलफिल नहीं हो रहा।
तो क्या मैं उसको इवैलिड भी कहूंगा? नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि वो दूध नहीं, वो एक्जेक्टली पानी भी मिक्स करके दे रहा है। ठीक है, जैसे अगर किसी तराजू पर जब आप कोई चीज तोलते हैं, मेजर करते हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलर वेट देता है और हर बार मेजर करेंगे, हर बार वो वेट देगा। ठीक है, अगर कोई तराजू मान लीजिए 0 kg पे सेट है, तो 0 से वो ऊपर अगर कोई आधा किलो की वस्तु है तो वो 500 ग्राम आपको वेट देगा। अगर मान लीजिए इस तराजू को बाय डिफॉल्ट मैं क्या करूं, इसको 0 की जगह 500 ग्राम पे सेट कर दूं, तो 500 ग्राम से ऊपर कहानी शुरू होगी और वो वेट कितना दिखाएगा उसी वस्तु का? 1 kg। और आप जितनी बार उसको रिपीट करोगे हर बार वेट क्या आएगा? 1 kg। तो रिपीट करने पे वो रिजल्ट तो सेम दे रहा है, रिलायबल भी है, लेकिन वो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हमारा पर्पस एक्यूरेट वेट नापना है, जो कि वो नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अब हम कह सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच इज वैलिड इज ऑलवेज रिलायबल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी बात जो टेस्ट है वो है टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी। अब टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी क्या बता रहा है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। और नॉर्मली 3 चीजें हैं जो यहां पर उसको बताती हैं। एक तो कन्वीनियंस, एक इकोनॉमी और एक इंटरप्रेटेबिलिटी। ये 3 चीजें आप इंस्ट्रूमेंट में जनरली देखते हैं। कन्वीनियंस यानी कि देखिए, रिसर्च कभी ये नहीं कहती, रिसर्च आपको बाध्य नहीं करती है, आपको फोर्स नहीं करती है कि आपको पर्टिकुलर काम ऐसे ही करना है। रिसर्च आपको फ्री छोड़ती है कि आप कोई भी चीज अपने एंगल से अपने अनुसार मेजर कर सकते हैं, रिसर्च को अपने अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वीनियंस होनी चाहिए किसी भी रिसर्च में, मेजरमेंट करने में कन्वीनियंस होनी चाहिए। आप उसको अपने अनुसार या अपनी सुविधा से कर पाए, है ना, तो वो सही है। और अगर आपको सुविधा नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिसर्च में आपको कहीं ना कहीं करेक्शन चाहिए, है ना। मैं आपसे कहता हूं, अगर मान लीजिए कि बहुत सिंपल सा काम है, मेजर करके आना है, माला के जंगल में जाइए या रामनगर के जंगलों में जाइए और काउंट करके आइए कितने शेर हैं। ठीक है, आपको फिजिकली ये काम करना है, तो टास्क तो बड़ा नहीं है, नंबर्स पे गिनना है उंगलियों पर। तो जाइए जंगल में काउंट करके आइए शेर कितने। तो आप क्या कहेंगे मुझसे कि सर इट्स नॉट पॉसिबल, पता चला मैं तो काउंट करने ही गया, वापस ही नहीं आया, है ना। तो कन्वीनियंस नहीं है उसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि आप उसको कन्वीनियंट भी बनाना चाहते हैं, तो इसको मैं कन्वीनियंट बना सकता हूँ। मैं कैमरास लगा दूंगा, सीसीटीवीज लगा दूंगा जंगल में, एंड आई कैन मेजर हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर। इकोनॉमी, अब बात तो सीसीटीवी की सही है एक एंगल से, लेकिन वो इकोनॉमी भी हमें दे, यानी कि जब आप कोई चीज मेजर कर रहे हो तो आप उसमें ये भी चीज देखते हो कि क्या वो इकोनॉमिकल भी है, क्या मेरा पैसा भी सेव हो रहा है। वरना रिसर्च तो हम बहुत सारी कर सकते हैं, पैसा भी अंधाधुंध उसमें बहा सकते हैं, लेकिन वो रिसर्च हमेशा अच्छी समझी जाएगी जिसमें पैसा लिमिटेड लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट उसमें ड्रॉ कर रहे हैं। तीसरा जो लास्ट है इसमें टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकलिटी में, वो है इंटरप्रिटेबिलिटी। मेरी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या मेजर कर रहा हूं, और सामने वाला जो जवाब दे रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए कि उससे क्या पूछा जा रहा है और उसको क्या जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्वेश्चनर बना के इंग्लिश में और गांव में जा रहे हैं और किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि भाई उसका हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, उसकी फैमिली इनकम कितनी है नहीं, अब देखिए वो इंग्लिश नहीं समझता, आप गांव में सर्वे कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आप जो क्वेश्चनर है वो आप हिंदी में फ्रेम कीजिए, वो आप हिंदी में फ्रेम कीजिए ताकि जो गांव वाले हैं वहां पर उस भाषा को समझ में आ पाए उनके, और उसके हिसाब से वो आपको जवाब दे पाए। तो वो कहलाता है इंटरप्रिटेबिलिटी, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। भाषा का चयन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शब्दों का चयन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश जानता हूं, अननेसेसरली वहां पर कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल ना करिए, वहां पे सिंपल वर्ड्स रखिए जो आसानी से दूसरे को समझ में आए, जो आसानी से आपको समझ में आए और आपकी रिसर्च वहां पर बहुत अच्छे से हो पाए। तो ये कुछ टेस्ट हैं बच्चों जो कि हम जरूर देखेंगे जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं और वहां पर साउंड मेजरमेंट हमारा हो रहा है या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू।